Hello everyone, I'm Rajiv Chauhan, and in this session I will be discussing the art of answer writing. So this is one of the major critical area which will determine your success and failure in civil services mains examination. Therefore, I thought that let's take this undertaking and let me give you a brief idea about answer writing. Okay, I'll take one question as well where I will be explaining the techniques. Fine. So stay tuned. I'll explain everything. So before I tell you anything about answer writing, I like to highlight one thing, that remember, attitude matters. You must have learnt the topic attitude in your ethics paper. So you must be knowing the importance of attitude. So for me, answer writing has certain attitude. If you come with that attitude, then your answer will definitely reflect the kind of personality that you hold, the opinion that you hold, the clarity that you have, the subject depth that you hold. Okay, all these things are demonstrative of एटीट्यूड. ओके, तो पहला चीज एटीट्यूड पे रखना है. तो सबसे पहले जब भी आंसर राइटिंग के हम बात करें तो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए स्पेशली, जिसको मैं बार बार आपको कहता हूं कि नंबर 1 जो है वो है एटीट्यूड. ओके, आप एटीट्यूड ऐसा रखें, जब भी कोई क्वेश्चन देखें, कोई भी क्वेश्चन देखें, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखें, तो 2-3 चीज ध्यान में रखें. ठीक है, पहला चीज, फर्स्ट थिंग इज योर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर, ऑलराइट. पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर कैसा होगा. आमतौर पे स्ट्रक्चर का जब हम बातें करते हैं तो स्ट्रक्चर इज लाइक, वैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इन जनरल यही स्ट्रक्चर होता है आमतौर पे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जब बात करेंगे तो आप ये 3 चीज कम से कम दिमाग में रखें. अब इसको मैं इलेबोरेट करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में. दूसरा चीज, अगर कभी भी आप देखें तो जो है वो फैक्ट्स के नजर में देखें, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट आप देते हैं वो आर्ग्यूमेंट एक होलो आर्ग्यूमेंट है, जेनेरिक आर्ग्यूमेंट है. कोई और भी स्टूडेंट दे रखा होगा, वो नंबर फैच कभी नहीं करता है. कोई अगर कहता है आपको कि वो नंबर फैच करता है, जेनेरिक पॉइंट्स फैचेस बिलो एवरेज मार्क्स. तो आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये काम हुआ, अच्छा हुआ, ये काम हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ, ऑन व्हाट बेसिस, ध्यान रखिएगा. तो फैक्ट्स कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पॉलिटी के लिए फैक्ट्स कुछ अलग हो जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग हो जाता है, हिस्ट्री के लिए अलग हो जाता है, ज्योग्राफी के लिए अलग हो जाता है. तो जैसे जैसे हम लोग, मैं बार बार लेते आऊंगा, मतलब आई विल कम आउट विथ सम क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन वेयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट. ओके, बट इन जनरल अगर हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो आपको क्या फैक्ट्स होगा. फैक्ट्स में मान लीजिए कोई प्रोग्राम्स हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकता है, कोई स्कीम हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकता है, न्यूज़पेपर में आते रहता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, कोई बजट में हो सकता है कि कुछ दे. ठीक है, वैसे ही पॉलिटिक अगर सेंस में अगर हम देखेंगे तो आपको क्या होगा, आर्टिकल होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, कोई पॉलिसी हो सकता है, राइट, कोई रिपोर्ट हो सकता है, एआरसी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, ढेर सारा कमीशन है, लॉ कमीशन, उनका रिपोर्ट. ठीक है, तो फैक्ट के नजर से देखिए, कोई क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रक्चर, उसका बेहतर स्ट्रक्चर होना चाहिए. याद रखिए, वन फंडामेंटल रूल इज देयर आंसर राइटिंग का. देयर इज वन फंडामेंटल रूल ऑफ आंसर राइटिंग, दैट इज यू मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर इजी, एग्जामिनर विल मेक योर लाइफ इजी. आप एग्जामिनर का आसान कर दे काम, आपका काम एग्जामिनर आसान कर देगा. ये बहुत सिंपल रूल है कि आपने ऐसा लिखा आंसर कि एग्जामिनर को लगा कि हाँ भाई मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ, एग्जामिनर को लगा कि हर एक एसेंशियल फैक्ट है, जो जहां पे प्लेस करना चाहिए वो सब चीज है. आपको बेशक, आप याद रखिए, नंबर अच्छे मिलेंगे. देयर इज नो डिनाइल एब्सोल्युटली. ठीक है, तो ये 2 चीज ध्यान में रखिए. ऑलराइट, तीसरा चीज अगर आप देखते हैं तो डायग्राम्स के सेंस में देखिए.
तीसरा, अगर कोई चीज देखते हैं तो डायग्राम्स के सेंस में देखिए। तो डायग्राम्स जब मैं बोलता हूं तो किस तरह का मैप देखिए, मैप ज्योग्राफी में ड्रॉ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं आप, हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजिकल अगर डायग्राम्स अगर है वो ड्रॉ कर सकते हैं आप। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत सारे डिफरेंट डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन मैप्स यूज कर सकते हैं। फिर आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। बहुत टाइम आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट जो रहता है बहुत सारे फ्लो चार्ट रहता है। फ्लो चार्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रॉइंग फ्लो चार्ट, डोंट ड्रॉ इट, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस। ओके, फ्लो चार्ट होना चाहिए सब्सटेंटिव, जो कि आपको सब्सटेंस दे, ठीक है, उस तरह का जो आपका वर्ड का लिमिट को क्रॉस करने ना दे, कम शब्दों में ज्यादा चीज बयां कर पाए, वैसा होता है फ्लो चार्ट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लो चार्ट ड्रॉ करें तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, छोटे छोटे टेबल्स बना सकते हैं। बड़ा डायग्राम मैं नहीं कभी बोलूंगा, छोटे छोटे डायग्राम्स, ओके। और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, बट वेन एवर यू सी, तो इन 3 पिलर्स पे आप जरूर देखें हर क्वेश्चन को। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो सोचिए कि क्या फैक्ट उस क्वेश्चन में डाला जा सकता है, क्या डायग्राम्स बनाया जा सकता है। सिमिलरली एथिक्स का क्वेश्चन देखें तो उसमें भी यही सोचिए कि क्या डायग्राम्स बनाया जा सकता है, क्या फैक्ट दिया जा सकता है। एथिक्स में फैक्ट क्या होता है, जो किसी थिंकर ने कुछ बोल रखा है वो आप कोट कर सकते हैं, फिलोसोफर ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने, कुछ बड़े लोगों ने कुछ बोल रखा है, वो आपका सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह चेंज होता रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, चेंज होगा, नेचर ऑफ द फैक्ट, बट डू रिमेंबर फैक्ट इज फैक्ट, फाइन। तो सबसे पहले एटीट्यूड आप बनाइए कि भैया हम जब भी क्वेश्चन को देखेंगे इन 3 पिलर्स पे देखेंगे ऑलवेज। इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेरी वेल तो इस 3 पिलर पे आपको दिखना चाहिए। चलिए, पहला चीज वो बता दिया। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। बिना कोई चीज समझे हुए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है वो आप जो जानते हैं वो लिख देते हैं। जो जानते हैं वो लिख देते हैं, उससे नंबर नहीं आता है। जो पूछा गया है अगर वो लिख देते हैं तब नंबर आता है, ध्यान से रखिएगा। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना वो बहुत जरूरी है। तो इसमें आप जो देखेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई, क्या चीज आइडेंटिफाई करेंगे, कीवर्ड्स करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी एक क्वेश्चन लूंगा उसमें दिखाऊंगा ये सब चीज करके आपको। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन सा है वो आइडेंटिफाई कीजिए, मैं दिखाऊंगा, आप समझ पाएंगे कीवर्ड का मतलब मैं क्या बोलता हूं, ठीक है। अब दूसरा चीज कि आप अंडरस्टैंड द ओवरऑल, द कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि वो आखिर क्या पूछना चाह रहा है, ओवरऑल मैक्रो व्यू ऑफ द क्वेश्चन कि वो पूछ क्या रहा है। 1 वर्ड में अगर आप अपने आप को दो कि भाई वो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, खत्म, दैट्स इट। और थर्ड चीज मैं बोलूंगा कि ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू मेनी स्मॉलर क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन में आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, ये आपका काम आसान बना देगा। अब कैसे ब्रेक डाउन करेंगे वो भी देखेंगे। मैं इस टेक्निक को, पर्टिकुलरली ये वाला जो सेगमेंट है, इसको मैं कहता हूं इन जनरल LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बचपन में मैथमेटिक्स में क्लास 10th तो सबने पास करा होगा, है कि नहीं है। तो क्लास 10th में आप मैथमेटिक्स का जब सवाल सॉल्व करते होंगे तो उसमें रहता है LHS RHS, प्रूव करना रहता है। तो LHS क्या है कि वही जो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया आपने वो बन गया आपका LHS। हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर दे दिया, वो बन गया आपका RHS। तो RHS आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, ऑलराइट। और LHS जो है, ठीक है, वो आपका हो जाता है कि क्या पूछा गया है। मैं इसको प्रूव करूंगा अभी थोड़ी देर में, जस्ट बने रहिए। चलिए, अभी आप देखिए कि हमने बोला कि पहला चीज आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जो सबसे पहले देखेंगे तो ये 3 चीजों में देखेंगे। सेकेंडली जब देखेंगे तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे इन 3 पिलर्स पे,
ठीक है, अब वापस आते हैं और मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पार्ट, बेसिकली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा यहां पे इलेबोरेट करना चाहूंगा। तो अब पहला सवाल में आते हैं कि क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, मैं इधर इंट्रो लिखता हूं और इधर कंक्लूजन लिखता हूं। ओके, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ऑलराइट। अब ध्यान समझिए, फर्स्ट चीज, एक चीज आप दिमाग से एकदम निकाल दें। Remember, introduction and conclusion are not separate entity. If somebody tells you it's a separate entity, well, either they are lying or they do not understand what exactly introduction and conclusion means. Introduction and conclusion is two sides of the same coin. एक कॉइन है, उसी का दो पक्ष है, दो साइड है वो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कुछ नहीं है। तो दोनों को डिवोर्स मत करिए, दोनों को एक साथ रखिए। अगर कोई आंसर है उसमें अगर आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और कंक्लूजन पे लाके फुल सर्कल कर दिया तो आपका काम बन गया। और यही दो चीज है जहां पे आप अपना अथॉरिटी स्टाम्प कर सकते हैं। यू कैन स्टाम्प योर अथॉरिटी। आप यहां पे अपना अथॉरिटी स्टाम्प कर सकते हैं, याद रखिए, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो अब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। दो तरीका मैं बताता हूं जो लगभग 90% से अधिक, रख लो 95% क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है इंट्रोडक्शन, योर डेफिनेशनल अप्रोच मैं कहता हूं उसको, कि आइडेंटिफाई द मोस्ट पाइवोटल वर्ड, the word which you can say is a fulcrum of the entire question। वो वर्ड को आप आइडेंटिफाई करें, उसको डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख दें। ठीक है, डेफिनेशनल वे कर सकते हैं आप, मैक्सिमम क्वेश्चन में फिट हो जाता है। या नहीं तो आप डिफाइन कर दे कॉन्टेक्स्ट, कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दे या डिफाइन कर दे मोस्ट पाइवोटल वर्ड को। वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। वो आपको रिदम सेट कर देता है, प्लेटफॉर्म सेट कर देता है, जहां से कि अपना आप कंटेंट का मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया दो चीज इसका। अब दूसरा चीज की कंक्लूजन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में एक्चुअली यूपीएससी देखता है तो क्या देखता है, फॉरगेट अबाउट यूपीएससी। कोई भी बंदा इंट्रोडक्शन जब पढ़ता है, आप सबसे मुलाकात अगर किसी का होता है तो सब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? वो इंट्रोडक्शन है साहब, सिंपल है, दैट इज इंट्रोडक्शन, नथिंग एल्स। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? मेनली अगर आप इंट्रोडक्शन में अगर कुछ जो शो करेंगे, वो शो करेंगे सिंसियरिटी, ठीक है, एंड प्रिसीजन। ठीक है, आपसे अगर कोई, सिंपल रखो, एवरीथिंग इज कॉमन सेंस। ओके, आपसे अगर कोई पूछे जी हाँ सर आप बताइए, तो आप बोलोगे आई केम फ्रॉम विलेज XYZ एंड माई ग्रैंड फादर वॉज दैट, देन माई फादर इज दिस, नाउ आई एम दैट। आप बोलोगे ऐसा? नहीं बोलोगे, आप प्रिसाइज रहोगे कि माई नेम इज राजीव चौहान एंड आई एम अ XYZ। ज्यादा ये बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह का प्रिसीजन यहां पे रखना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सिंसियरिटी और प्रिसीजन का गेम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें हम, तो कंक्लूजन जो होता है वो ग्रेसफुल एफर्मेशन होता है। इट्स ए ग्रेसफुल एफर्मेशन। ठीक है, इट्स ए ग्रेसफुल एफर्मेशन, कि ग्रेसफुली आप जब जाते हैं, ठीक है, तो आप कभी कभी देखेंगे, अगर जाएंगे आप पहाड़ों में, तो वापस जब लौटते रहेंगे तो ऊपर एक पोस्टर रहता है, बैनर रहता है, बोर्ड रहता है, लिखता है कि थैंक यू। और नीचे इस बार मैं आ रहा था तो मैंने देखा, ऊपर लिखा है थैंक यू, नीचे लिखा है कि आपका दोबारा आने का इंतजार रहेगा। आप जब वो पढ़ोगे तो सोचो कितना कनेक्ट हो जाते हो आप, राइट? तो जब
एंड कर रहे हैं, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो अंत वाला जो वही चीज है कि ग्रेसफुली वहां पे आपको बोलना है कि सर हम यही बोलना चाहते थे, इतना देर से जो बोल रहे हैं, थैंक यू काइंड ऑफ, वो चीज आपको दिखना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। तो इसको लिखने का मोस्टली, जैसे कि हमने ये बताया कि दो तरीके से आप लिख सकते हैं, डेफिनेशनल और कॉन्टेक्स्ट। इसको भी लिखने का बहुत तरीका है, लेकिन मेरा मानना है कि तीन तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला चीज, ब्रीफली समराइज, ब्रीफली समराइज, जो पहले आपने बोला है, अभी तक जो भी चीज बोला है उसको ब्रीफली समराइज कर दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज कहते हैं, कह सकते हैं कि रीअफर्म योर पॉइंट्स, अपना पॉइंट को दोबारा रीअफर्म कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है जहां पे पोजीशन लेना है, आपको पूछ रहा है, कमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो कमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको पोजीशन लेना होगा, और पोजीशन ले रहे हैं तो आपको रीअफर्म करना पड़ेगा अपना पोजीशन, या नहीं तो थर्ड चीज जो होता है वो आप कर सकते हैं, कुछ थर्ड वैरायटी अगर मैं कहूंगा कि सर्टेन फ्यूचरिस्टिक चीज लिखो आप, फ्यूचरिस्टिक और कॉल ऑफ एक्शन, कुछ फ्यूचरिस्टिक दे सकते हैं, सॉल्यूशन टाइप कुछ दे सकते हैं, या कॉल ऑफ एक्शन दे सकते हैं कि अगर ये चीज नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऑलराइट। इस तरह का चीज आप, ये तीन तरीके से आप ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो इंट्रोडक्शन है उससे जो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो है वो ज्वाइन होना चाहिए किससे, कंक्लूजन से, बिल्कुल सेपरेट नहीं होना चाहिए, उसी का रीअफर्मेशन है हमने कहा। ये दोनों जब भी आप लिखेंगे तो इसको वर्बेटिम पहले जो लिखा है वही मत लिखिएगा, इसको एक डिफरेंट वर्ड्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा काम। गॉट इट। तो इंट्रोडक्शन के लिए इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आप, कंक्लूजन में आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज द स्केलेटन ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज द कोड ऑफ आंसर राइटिंग। अब सेम चीज को मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन पे। तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये दिखाता हूं मैं। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। अब क्या है नहीं है देखते हैं। हमने सबसे पहले आपको बोला एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि स्ट्रक्चर, फैक्ट्स, उसके बाद डायग्राम्स, तीनों चीज को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमने बोला था, ये देख लीजिए, ये कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इन मेनी स्मॉलर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पहले आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स है, उसमें देखते हैं। तो कहता है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो ये एक स्टेटमेंट है, और फिर लिखता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट, ऑलराइट। कभी कभी आपको ये वर्ड लाइन नहीं लिखेगा कि क्रिटिकली एग्जामिन या डिस्कस कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ऐसा नहीं लिखेगा, ये वर्ड गायब होगा। नहीं भी होगा तो अगर कोई भी स्टेटमेंट ऊपर है तो उसका एक्सप्लेनेशन यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप देंगे, उसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो दे रहा है आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट को करना है किसमें, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया मतलब हमें जो आंसर लिखना है वो एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अगर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लिखेंगे तो हमें नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछ रहा है एयर इंडिया में, मतलब कि एयर इंडिया रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। बिना उस फैक्ट का बेहतरीन आंसर हम कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बोलते हैं, तो पहला एक स्टेटमेंट है, दूसरा एक चीज बोलता है क्रिटिकली एग्जामिन। देखो इस तरह का बहुत सारा वर्ड है, शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली 12 वर्ड है। क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, एनालाइज, डिस्कस, डिबेट, कमेंट, इस तरह का बहुत सारा वर्ड है। तो बहुत सारे चीजों पे ध्यान नहीं देना है। इस तरह का वर्ड के अनुसार अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप याद रखिए फंस जाएंगे, ठीक है, तो मत कीजिएगा। दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन।
क्रिटिकली एग्जामिन जब आया तो मान के चलिए कि नेगेटिव पॉइंट्स ठीक ठाक हमें लिखना है अच्छे से, मतलब नेगेटिव पॉइंट नॉट आंख बंद करके नेगेटिव, उस कॉन्टेक्स्ट का जो है डाउन साइड हमें वो भी चीज चाहिए होगा। दूसरा चीज इसी तरह से आता है कमेंट। जब कमेंट आता है तो आप यह ध्यान रखिए कि आपको कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन वहां पे लिखना ही पड़ेगा। अगर आपका बिना ओपिनियन का आंसर हो गया तो याद रखिए कितना भी फैक्ट डायग्राम आपने डाल दिया, आपका ओपिनियन नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, सर्टेन रूल्स है क्योंकि वो उस वर्ड का मतलब भी वही है। इस तरह से 4-5 वर्ड है जिनको कि आप स्पेशली ध्यान में रखना है, और उसके अलावा और सब जो वर्ड है उतना मत सोचिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये कीवर्ड है और ये अपने आप में ही कॉन्टेक्स्ट है, इसको मैं सी लिख देता हूं। और एयर इंडिया के इसमें लिखना है, बात कर रहा है प्राइवेटाइजेशन का। ठीक, हमने अब बोला था आपको, यहां पे आप देखेंगे कि ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इन स्मॉलर पार्ट्स, एलएचएस आरएचएस। इसका अगर हमें एलएचएस करना होगा, ठीक है, इसका अगर हमें एलएचएस करना होगा, कहां गया क्वेश्चन, ये है, तो हम इसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं। पहला चीज कि यही वाला कि व्हाई गवर्नमेंट शुड नॉट डू बिजनेस। गवर्नमेंट क्यों ना बिजनेस करे, कुछ लॉजिक होगा ना, देना पड़ेगा लॉजिक। चलो, पहला चीज तो वो हो गया। दूसरा चीज, अब कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया एयर इंडिया, ठीक है, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में करना है कि व्हाई या रैशनल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, मतलब क्या रैशनल था, क्यों किया गया। दूसरा चीज एग्जामिन करना है, क्रिटिकल एग्जाम, नेगेटिव साइड भी चाहिए, तो क्या कोई डाउन साइड है, डाउन साइड इफ एनी लिख देता हूं मैं, डाउन साइड इफ एनी। ओके, ऑलराइट, वो चीज तो रैशनली जो है उसमें आप अगर देखो तो दो चीज है इसमें कि एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और एक जेनेरिक भी अगर हम चाहें तो कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो आप बेनिफिट्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या निकल सकता है उससे। ओके, तो ये ब्रॉडली 3 सवाल है, एक सवाल 2 भाग में डिवाइडेड है। ये हो गया आपका एलएचएस। इतना अगर आप तोड़ लेते हैं, इसी सब का एक एक करके आंसर दे देते हैं, आंसर कंप्लीट। अब आते हैं, लिखता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ठीक है, ये बोलता है। ओके, तो अब सवाल है कि क्यों भाई, क्यों ना रहे, सवाल है कि क्यों ना रहे, बहुत सिंपल सवाल है कि नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आप ये करना पड़ेगा, ओके, कि इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, और बिजनेस कैसे करता है, वो जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज से। इसमें जो है कि इंटरवेंशन इन गवर्नमेंट 2 तरह से होता है, एक होता है रेगुलेटरी, ओवर रेगुलेशन, दूसरा है कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन, है कि नहीं है, दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। सरकार को काम क्या है, बेसिकली सरकार गवर्नेंस का काम करे, बिजनेस का काम ना करे। ये इसका यही कहना है कि गवर्नेंस पे ध्यान दो। सर क्यों इतना फोकस कर रहे हो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में, कि हवाई जहाज का भी आप ही दोगे, ट्रेन का भी आप ही दोगे, जो इतने सारे पीएसयूज हैं वो भी प्रोडक्शन करेगा। गॉट इट। तो गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस बोला, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज तो हम समझ गए, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में रहता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इन जनरल प्रॉब्लम होता है इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी होता है, बहुत सारा लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज होता है इनएफिशिएंसी कारण से मिस एलोकेशन
ऑफ रिसोर्सेस होता है, ठीक है, और कुछ होता है, और भी होता है कि सरकार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में घुस जाती है, तो फिर वो गवर्नेंस का चीज भूल जाती है या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाता है, तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज भी आप कह सकते हैं। ये बन गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन बन गया, सीधी बात है। इसका एक्सप्लेनेशन इज इंट्रोडक्शन, पुट इट इन इंग्लिश, दैट्स इट, इंग्लिश में पुट कर दो, हो गया। आप लिख दो, इट इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग that government should not be in business, the meaning of the statement government should not be in business is that the major role accorded to government is that of governance. So but when government start intervention in the economy, government start production of goods and services, their priorities are misplaced, there is a इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, मिस एलोकेशन रिसोर्स, इस तरह कुछ अच्छा सा कैची आप बढ़िया सा लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज है, इसी को हमने समझाया है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं बॉडी में। ये वाला सब क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया आरएचएस में, ये डन। अब इसमें आते हैं, बॉडी में आते हैं, बॉडी, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा है वो एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, सिंपल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो एयर इंडिया का देना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो रीजंस फॉर एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, इस तरह कुछ हेडिंग दे सकते, इससे बेहतर दे सकते हैं, मतलब एक मैं जेनेरिक आइडिया बता रहा हूं। तो सबसे पहले एयर इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा तो दिक्कत तो फाइनेंशियल था, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बहुत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब था कि डीजीसीए ठीक है का रिपोर्ट के अनुसार $5 बिलियन का डेट था इस पे, ठीक है, $5 बिलियन का डेट है इस पे। चलो ठीक है, डेट लेना उतनी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा था गवर्नमेंट का सब्सिडी, लगभग $4 बिलियन के आसपास गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है 2012 से लेके 2019 तक, $4 बिलियन का सब्सिडी दिया। चलो ठीक है, वो एक बहुत बड़ा ये था, ठीक है। फिर रिवाइवल का कोई सिचुएशन नहीं था, इसका जो परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं वो भी बहुत खराब था। मार्केट शेयर का जहां तक बात करते हैं कि 2015 में 18% था और 2020 में इसका 11% हो गया, लुढ़क गया इनफैक्ट, आप देखो, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स, व्हेन आई टोल्ड यू कि फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, दीज आर एसेंशियल फैक्ट जो कि आपको जानना चाहिए। बिना फैक्ट का आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर सर्विस, जो कंज्यूमर थे उनका सर्विस ये था नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स, इंडिगो हो गया, इस सब तरह से, ठीक है। देन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग आप कभी भी डाल सकते हो, यूनिवर्सल पॉइंट है। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मतलब कि नॉन इनोवेटिव डिसीजन होगा, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मतलब कि बहुत टाइम टेकिंग डिसीजन होगा, ऑल राइट, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन होगा, स्केप्टिक डिसीजन होगा, इस तरह के केसेस में पर्टिकुलरली और ज्यादा करो तो। ये सब रीजन था एआई को, एयर इंडिया को आपको प्राइवेटाइज करने का। तो ये चीज तो हम समझ गए, 5 पॉइंट। अब कि एक साइड तो हमने दिया रैशनल ऑफ वो, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि पोटेंशियल बेनिफिट, ये तो नुकसान हो रहा था तो हमने किया, कोई पोटेंशियल बेनिफिट है क्या? एलएचएस में चलते हैं, एलएचएस में रैशनल है, ये आपने कर दिया सॉल्व। और क्या कोई पोटेंशियल बेनिफिट देख लेते हैं। तो पोटेंशियल बेनिफिट तो बहुत सारा चीज जो प्राइवेटाइजेशन में आपने पढ़ा है वो सब डाल सकते हो। अब डायग्राम के सेंस में हमने देखा था तो डायग्राम में लिख देते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स,
प्राइवेटाइजेशन का क्या हो सकता है? तो मान लो सबसे पहले तो एफिशिएंसी एनहेंस होने का चांस है, ये तो नंबर 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरा है कि सरकार का रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, एक ये हो सकता है सरकार का, जितना इतना सब्सिडी दे रहा है। अब सोचो फिर इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, ये इनहेंस कर सकता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स टूवर्ड्स अदर सेक्टर्स, $4 बिलियन जो इस पे तुमने सब्सिडी दिया वो कहीं और खर्च कर देते। $4 बिलियन में अगर आप स्कूल्स बना देते पूरा इंडिया में, जस्ट इमेजिन मैं कहता हूं, तो सोचो इंडिया किस लेवल पे चला जाता। धन समझिए ये सब, दीज आर स्मॉल थिंग्स बट यस, ठीक है। अब ये बेनिफिट्स आपको एक्रू हो सकता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर सर्विसेस बेहतर हो सकता है, वो भी आपने पीछे पॉइंट लिखा है, इसमें बेनिफिट्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इंडिया, एयर इंडिया का सबसे बड़ा फ्लीट है, सबसे बड़ा करियर था वो, और मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा था कुछ खास। ऑलराइट, यहां पे हो सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा चीज, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस पे चलेगा। ऑलराइट, ये सब और भी ऐड कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये सब क्या है? दीज आर सब जेनेरिक पॉइंट्स, याद रखिए, दीज आर सम पर्टिकुलर पॉइंट, दीज आर सम जेनेरिक पॉइंट्स कि हो सकता है। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की कहानी, हमें क्या पता, तब यूपीएससी पूछेगा तब देखेंगे। लेकिन ये सब जनरल प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट्स है, वही हमने लिखा है। लेकिन इसको डायग्रामेटिकली हमने डाल दिया। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखने जाता तो एक पेज और होता। सोचो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स डायग्रामेटिकली डाल दिया आपने, खत्म कहानी, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया, कहां गया, इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया, पोटेंशियल बेनिफिट। अब क्या कोई डाउन साइड है? क्योंकि बोलता है कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव भी हो सकता है, कि डाउन साइड लिख दो, ठीक है, डाउन साइड लिख दो। अब डाउन साइड में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उस पर एक ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइवेटाइज करोगे तो वो लोग रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग एंड डाउन साइजिंग। पहले तो सरकारी नौकरी था, अब प्राइवेट नौकरी हो गया, बहुत बड़ा चीज प्रॉब्लम है। दूसरा चीज है कि हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक हो जाए, ठीक है। यह हो सकता है कि पहले क्या था कि सरकार जहां पे रहता है वहां पे मोनोपोली कंप्लीट नहीं हो सकता है किसी का, प्राइवेट सेक्टर का, आमतौर पर अगर सरकार ठीक ठाक परफॉर्म करती है तो। लेकिन यहां जब सरकार है ही नहीं, तो ये वाला सिस्टम क्या हो सकता है आपका, बहुत मोनोपोलिस्टिक सिस्टम हो सकता है। जब मोनोपोलिस्टिक सिस्टम हो जाता है तो कंज्यूमर को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। फिर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एयर इंडिया को हम यूज कर लेते थे रीजनल कनेक्टिविटी में भी, उसको हम पहले यूज कर लेते थे रीजनल कनेक्टिविटी में भी, ओके, कि उस एरिया में भी हम भेज देते थे, उस एरिया में भी एयरपोर्ट ओपन कर देते थे, ऑपरेशनल बना देते थे, जिस एरिया में आमतौर पे प्राइवेट करियर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट करियर का सिर्फ मोटिव है क्या, प्रॉफिट। लेकिन सरकार का जो सिर्फ मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, उसका रहता है कि भाई उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए, एयरपोर्ट बन गया और आना जाना हो गया तो वो एरिया कंप्लीट कैचमेंट एरिया डेवलप होने का चांस है, उस तरह से भी दिखता है। तो वो वाला चीज एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका डाउन साइड ये है, ठीक है। फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस। आप देखे होंगे कि यूक्रेन का क्राइसिस हो, यमन का क्राइसिस हो, सीरिया का क्राइसिस हो, जिसका भी क्राइसिस हो, सब जगह से क्या है, एयर इंडिया ही वहां से
लेके आ रहे थे। तो उस समय हो सकता है कि प्राइवेट करियर डिनाई कर दे कि हम नहीं जाएंगे सर, जो भी हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट है वो, गॉट इट। तो ये सब कुछ उसका डाउन साइड हो सकता है इन जनरल अगर देखें तो। हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, कुछ ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ये हो गया, आपने डाउन साइड भी लिख दिया। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब आते हैं थोड़ा सा वापस, कहां गया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ने आप ये एक्सप्लेन किया और आपने यहां पे इंप्रेशन दिया, यू गेव एन इंप्रेशन हियर दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करो, आपने कहा था कि गवर्नेंस पे फोकस करो। तो यहां पे बोल सकते हो यहां पे कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस पे फोकस कर सकता है, 100% गवर्नेंस फोकस कर सकता है। इसमें क्या आ जाएगा, पॉलिसी मेकिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशन, अच्छा रेगुलेट करो, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया, ट्राई आया, ये सब क्या है, ये आपका रेगुलेशन का पार्ट है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑटोनोमस, वेरी पावरफुल, ठीक है, वो सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में क्या होगा कि देयरफॉर आप कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस आ जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, वो चीज कर सकते हैं। अच्छा लॉ लाए, इनेबल जो कर पाए, पॉलिसी ऐसा लाए जो कि अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर पाए। ठीक है, ये सब काम है गवर्नमेंट का जो कि गवर्नेंस का पार्ट है, रादर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज सरकार से अच्छा कोई और कर सकता है, उसे दे देना चाहिए, और सरकार का काम है गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे तो ये होगा कंक्लूजन। अगर इस तरह से आपने लिख दिया, दिस कैन फेच यू 6.5 मे बी 7 आउट ऑफ 10, उससे ऊपर नंबर आई एम नॉट श्योर मिलता है कि नहीं मिलता है लेकिन अगर मिलता होगा तो वो भी मिल सकता है। तो आंसर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम और एक क्वेश्चन लेंगे, अब तो बेसिक आपको बता दिया है, और क्वेश्चन लेंगे उसमें और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम कि किस तरह से किया जाता है। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, तो डू वॉच एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, उन्हें भी जानकारी मिले कि कैसे लिखा जाता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।